Good morning, students. Now, in your social science class 10th, in the chapter Making of Constitution of India, we are studying the discussion about the Constitution began in pre-independence India. जैसे कि मैं पहले ही आपको प्रीवियस वीडियो लेसन में हम पढ़ चुके हैं कि इस बारे में चर्चा पहले से ही चालू हो गई थी कि भाई प्री इंडिपेंडेंस इंडिया यानी भारत के आज़ाद होने से पहले कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कैसा हो. एट दैट टाइम द मेन फोकस वाज ऑन हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी शुड रूल एन इंडिया दैट वाज सीकिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम एंड हाउ इट शुड बी मेड आंसरेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. यानी इसमें यही कह रहा है कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन कैसे करेगी और ब्रिटिश संसद के प्रति कैसे उत्तरदायी रहेगी आदि बातों का विवरण था. एट द एंड ऑफ द 19th century, the Indians were given a limited political role by being allowed to contest elections to municipalities and other local bodies. यानी 19वीं सदी के अंत में एट द एंड ऑफ द 19th century भारतीयों को नगर निगम आदि में चुनाव के द्वारा सीमित भूमिका दी गई. Indians were given a limited political role by being allowed to contest elections to municipalities and other local bodies. यानी नगर निगम आदि में चुनाव के द्वारा सीमित भूमिका दी गई. After 1885, the freedom fighters demanded a bigger political role in the government. अब 1885 से स्वतंत्रता आंदोलनों में लगातार यह मांग उठाई गई कि शासन में भारतीयों की भूमिका बढ़ाई जाए. A large number of Indians were already employed in the administration of the country at the time and their number was large and growing. और इसके चलते प्रशासन में भारतीयों की भूमिका लगातार बढ़ती गई. A small segment of the population had also been given the right to elect their own representatives in government. यानी भारतीय आबादी के बहुत सीमित अंश को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी मिला. But power still lay in the hands of the British, with the final authority being the viceroy and the governors of the provinces. फिर भी अंतिम शक्ति व अधिकार अंग्रेज वाइसराय व प्रांतीय गवर्नरों के हाथ में ही रहे. द सिचुएशन चेंज्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन अ डेमोक्रेटिक वेव स्वेप्ट थ्रू मोस्ट कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब. यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व भर में उठी लोकतांत्रिक लहर के प्रभाव से भारतीयों ने भी सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर पूरी तरह से चुनी गई व लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग की. यही लिखा है, इंडिया टू बिगेन डिमांडिंग अ गवर्नमेंट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल सफरेज दैट वाज आंसरेबल टू द पीपल. नाउ लेट्स सी, अब आगे देखिए क्या हुआ. इन 1928 इंडियाज पॉलिटिकल पार्टीज jointly constituted a committee under the chairmanship of Motilal Nehru to draft a constitution for India. यानी 1928 में भारत के सभी राजनीतिक दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की. The committee submitted its report on August 10, 1928 और समिति ने अपनी रिपोर्ट 10th of August 1928 को पेश की. द मेन प्रोविजंस ऑफ द ड्राफ्ट वर. अब इस प्रारूप के मुख्य प्रावधान थे. फर्स्ट, एन ऑटोनोमस गवर्नमेंट विथ डोमिनियन स्टेटस अंडर द ब्रिटिश इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट मैन एंड वीमेन. एक पूर्ण जिम्मेदार सरकार
यानी सभी वयस्क महिला व पुरुषों द्वारा चुनी गई सरकार। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा। Citizens' rights such as freedom of expression, religious freedom, freedom of peaceful assembly, right to form association and unions, secularism, etc. यानी नागरिक अधिकार सिटीजन्स राइट जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली इसका मतलब शांतिपूर्ण सभा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस यानी कि सम्मेलन व संगठन व संघ बनाने का अधिकार, और सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का कहते हैं पंथ निरपेक्षता। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस यानी कि भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन। आफ्टर 1928 द फ्रीडम स्ट्रगल पिक्ड अप मोमेंटम यानी कि 1928 के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र होता गया। सीइंग द ग्रोइंग थ्रेट द मूवमेंट पोस्ट टू ब्रिटिश रूल, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 which granted greater autonomy to the provinces and had limited provisions for Indians to form provincial governments with elected houses and a council of ministers that was answerable to the provincial assemblies। देखिए इसके बाद क्या हुआ, उसके दबाव को, जैसे कि मैंने कहा कि 1928 के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र हो गया, तो इस लाइन में लिखा गया है कि उसके दबावों को देखते हुए यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दबाव को देखते हुए 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया, जिसमें भारत में एक सीमित हद तक चुने गए सदनों व उत्तरदायी मंत्रिमंडलों द्वारा शासन का प्रावधान था। Many provisions of this act were later incorporated into the Constitution of Independent India। इसके कई प्रावधान ऐसे थे जो बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान में भी समाविष्ट हुए। इंक्लूडिंग फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए द डिवीजन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन द फेडरल, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी अभी देखिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है ना, इसी प्रकार केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी प्रांतीय सरकार। फॉर्मेशन ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय द मेजॉरिटी पार्टी यानी विधायिका में बहुमत दल के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन। answerability of the government to the legislative houses यानी सदन के प्रति उत्तरदायी सरकार। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस यानी दलितों के लिए सीटों का आरक्षण इत्यादि। बट द 1935 एक्ट also differed in some important aspects from the constitution that independent India later adopted। लेकिन कुछ बातों में 1935 के अधिनियम से स्वतंत्र भारत के संविधान में बहुत फर्क था। For one, it limited the right to vote to a very small section of the people, just 10% of the country's population, whereas the constitution gave every citizen aged above 21 years the right to vote। यानी कि 1935 में मताधिकार राइट टू वोट भारत की एक बहुत सीमित आबादी केवल 10% को ही प्राप्त था। द एक्ट आल्सो रिजर्व सम सीट्स ऑन अ रिलीजियस बेसिस वेयर ओनली दोज बिलोंगिंग टू
that religious denomination Muslim, Sikh, Christian could cast their vote, यानी कुछ सीट केवल विशेष धर्म के लोगों के लिए आरक्षित था, जहां केवल उस धर्म के लोग जैसे मुसलमान, सिख या ईसाई ही वोट डाल सकते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द इलेक्टेड गवर्नमेंट had only limited autonomy because the British Viceroy and Governor retained the power. यानी ब्रिटिश retain the power to dissolve the elected assembly and dismiss the governments or veto any law enacted by the assembly. यहाँ पे बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त वाइसराय या गवर्नर के पास कई महत्वपूर्ण अधिकार थे और वे चुनी हुई विधायिका व सरकारों को भंग कर सकते थे या उनके द्वारा पारित कानूनों को अमान्य कर सकते थे। The Congress Party gained a majority in most of the provincial assemblies following the elections held in 1937 under the 1935 Act and formed the government in those provinces. But this system of dual government did not last for long. यानी 1935 के संविधान के आधार पर 1937 में प्रांतीय विधान सभाओं के चुनाव हुए और अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस दल की सरकारें बनी, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल पाई, केवल 1939 तक चल पाई। By 1942, the Quit India movement had gained momentum and the sustained hostility of the people to British rule soon left Britain with no other option but to grant independence and quit the country. यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तेज हुआ और जन सामान्य के आक्रोश से यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजी राज अधिक दिन तक नहीं चल सकता। Now here is a question. प्रश्न है, what were the differences between the 1935 Act and the Constitution of Independent India? What was the reason for these differences? यानी इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 के अधिनियमों में किस तरह के अंतर थे, ये अंतर क्यों थे? Try to write the answer of this question, revise this portion of your lesson and revise after complete revision of this lesson till this point. Go ahead with my next video lesson.